एक गांव में एक बहुत ही रईस सेठ रघुवीर सिंह और उनकी पत्नी सावित्री रहा करते थे। सावित्री दिल की बहुत साफ और दयालु स्वभाव की थी। वह घर के नौकरों को अपने परिवार की तरह मानती थी और उनकी हर छोटी बड़ी परेशानी में सहायता करती थी। दूसरी ओर रघुवीर सिंह थोड़ा जिद्दी और घमंडी स्वभाव का था। एक दिन उसने नाराज होकर कहा, तुम नौकरों को इतना सिर पर क्यों चढ़ाकर रखती हो? आखिर वे हमारे यहाँ काम करने के लिए हैं। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम उनसे जरूरत से ज्यादा प्यार और नरमी से पेश आती हो। क्योंकि वे भी इंसान हैं और हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर। और देखो ना, इनकी तनख्वाह कितनी कम है। सुनो जी, आप नौकरों की तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दीजिए ना। मैंने तुमसे तुम्हारी कोई राय मांगी क्या? कोई जरूरत नहीं है तनख्वाह बढ़ाने की। वैसे भी एक काम तो इनसे ठीक से होता नहीं। सावित्री चुप हो गई, लेकिन उसके मन को बहुत ठेस पहुंची। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन दोनों आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। तभी रघुवीर ने पूछा, सावित्री, मुझे आज एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में मेरी क्या कीमत है? मैं सच जानना चाहता हूँ। तुम मुझे किस नजर से देखती हो? मेरे बारे में तुम्हारे मन में क्या विचार है? मेरी नजर में आप नमक जैसे हैं। क्या कहा नमक? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कीमत नमक जैसी बताने की? मैं इतना बड़ा सेठ हूँ। मेरे पास दौलत, जमीन जायदाद और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं है, और तुमने मेरी तुलना नमक से कर दी। अरे, मेरी पूरी बात तो समझिए। आप गलत समझ रहे हैं। मेरा आपको अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था। बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो सुनना था वह सुन लिया। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल दुखाया है। वह नाराज होकर वहां से चला गया और कुछ दिनों के लिए व्यापार के काम से बाहर निकल गया। 4 दिन बाद जब वह वापस लौटा तो उसने घर के बाहर एक छोटा सा पौधा देखा। उसने पौधे को देखते हुए कहा, अरे, ये जामुन का पौधा यहाँ कहाँ से आ गया? आप गलत समझ रहे हैं। ये जामुन का नहीं, बल्कि आम का पौधा है। नहीं, ये जामुन का पौधा ही है। मुझे पौधों की अच्छी पहचान है, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये जामुन का ही पौधा है। नहीं जी, इस बार मुझे पूरा यकीन है कि यह आम का ही पौधा है। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। बात धीरे धीरे बहस में बदल गई। रघुवीर ने गुस्से में कहा, बस, अब बहुत हो गया। अगर ये पौधा जामुन का निकला तो तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। सावित्री परेशान हो गई। वह अपने पति का स्वभाव अच्छी तरह जानती थी। उसने सोचा कि अगर पौधा सचमुच आम का हुआ तो रघुवीर अपनी हार सहन नहीं कर पाएगा। उसने पौधे का एक पत्ता तोड़कर चखा। पत्ते का स्वाद खट्टा था। अब उसे यकीन हो गया कि पौधा आम का है। उसके मन में चिंता बढ़ गई। तभी रघुवीर ने पूछा, बताओ कौन सही निकला? सावित्री कुछ क्षण चुप रही। फिर उसने कहा, आप सही थे, यह जामुन का ही पौधा है। रघुवीर गर्व से मुस्कुराया और बोला, मुझे पहले से ही पता था। फिर उसने कठोर स्वर में कहा, शर्त के अनुसार अब तुम्हें यह घर छोड़कर जाना होगा। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि सच बताने पर रघुवीर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। उसने अपने पति की भलाई के लिए चुप रहना ही उचित समझा। रास्ते भर उसके मन में कई तरह के विचार आते रहे। वह अपने मायके भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि उसके माता पिता को समाज के तानों का सामना करना पड़ेगा। चलते चलते वह बहुत थक गई। अचानक उसे चक्कर आया और वह रास्ते में बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक साधारण से घर में पाया। उसके सामने एक बुजुर्ग महिला और एक युवक खड़े थे। बुजुर्ग महिला ने कहा, घबराओ मत बेटी, तुम सुरक्षित हो। युवक बोला, मैं तुम्हें जंगल के पास बेहोश पड़ा देखकर यहाँ ले आया था। सावित्री ने कहा, आप लोगों ने मेरी जान बचाई, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बुजुर्ग महिला ने प्यार से कहा, बेटी, तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। सावित्री ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों कह रही है? महिला बोली, वैद्य जी ने बताया है कि तुम माँ बनने वाली हो। यह सुनकर सावित्री स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर खुशी और दुख दोनों एक साथ दिखाई देने लगे। वह मन ही मन सोचने लगी कि यह समाचार उसे ऐसे समय में मिला है जब उसका अपना घर उससे छिन चुका है। गौरी ने उसके आंसू देखे तो बोली, बेटी, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, समय के साथ उसका रास्ता भी निकल आता है। सावित्री ने कहा, मेरे पास अब कोई सहारा नहीं है। गौरी बोली, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें खुद को अकेला समझने की जरूरत नहीं है। गौरी और मोहन ने सावित्री को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। सावित्री भी खाली नहीं बैठती थी।
वह घर के कामों में हाथ बटाती, गायों की देखभाल करती और आस पड़ोस की औरतों की मदद करती। धीरे धीरे पूरे गांव में लोग उसकी अच्छाई की चर्चा करने लगे। सभी उसका सम्मान करने लगे। समय बीतता गया और सावित्री ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म से उस छोटे से घर में खुशियां छा गईं। गौरी उसे अपने पोते की तरह प्यार करती थी और मोहन भी बच्चे का बहुत ध्यान रखता था। सावित्री ने अपने बेटे का नाम दीप रखा। वह दिन रात मेहनत करती ताकि उसका बेटा किसी चीज की कमी महसूस न करे। दीप धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बहुत समझदार और विनम्र स्वभाव का था। गांव के लोग कहते थे कि उसने अपनी माँ के अच्छे संस्कार पाए हैं। जब दीप 5 साल का हुआ तो सावित्री ने उसे पढ़ाई के लिए गांव की पाठशाला में भेजना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। एक दिन दीप ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरे पिता कौन हैं? मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। मेरे सभी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मेरे पिता कहाँ रहते हैं, लेकिन मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं होता। उन्होंने हमें कभी देखने की कोशिश क्यों नहीं की? बेटा, तुम्हारे पिता बहुत दूर रहते हैं। दीप ने फिर पूछा, क्या वे कभी मुझसे मिलने आएंगे? सावित्री ने उसकी तरफ देखा और बोली, जब समय सही होगा तब शायद तुम उनसे मिलोगे। दीप बड़ा होता गया और पढ़ाई में बहुत तेज निकला। दूसरी तरफ रघुवीर सिंह के जीवन में सुख होते हुए भी मन की शांति नहीं थी। उसे हर दिन सावित्री की याद सताती थी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह कई बार सोचता कि काश उसने गुस्से में वह फैसला न लिया होता। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। बातचीत के दौरान उसने बताया कि दूसरे गांव में एक महिला रहती है जो सबकी मदद करती है और उसका एक बेटा है जो पढ़ाई में बहुत होशियार है। यह सुनकर रघुवीर का मन बेचैन हो उठा। उसे न जाने क्यों लगा कि शायद वह सावित्री ही हो सकती है। सुनो, मुझे उस गांव का पता बताओ और उस औरत के बारे में भी ज्यादा जानकारी दो। मैं जानना चाहता हूं कि उसका नाम क्या है, वो किस घर में रहती है और आजकल कैसी है। न जाने क्यों मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। उसने उस व्यापारी से उस गांव का पता पूछा और अगले ही दिन वहां जाने की तैयारी करने लगा। उधर सावित्री को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका अतीत एक बार फिर उसके सामने आने वाला है। वह अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी बनाने में लगी हुई थी। उसे लगता था कि जो पीछे छूट गया है वह अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा। अगले ही दिन रघुवीर सिंह उस गांव की ओर निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वह वहां पहुंचा। गांव में पहुंचते ही उसने लोगों से उस महिला के बारे में पूछा जो सबकी मदद करती थी। क्या इस गांव में कोई ऐसी औरत रहती है जो बहुत भोली और दयालु है, जो हमेशा सबकी मदद करती रहती है और जिसका एक छोटा सा बेटा भी है? अगर तुम उसके बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बताओ। उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहती है? अरे हाँ, ये तो सावित्री ही है। वो बहुत ही प्यारी और दयालु औरत है। हमेशा लोगों की मदद करती रहती है और किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकती। अपने छोटे से बेटे को भी वो बहुत प्यार और मेहनत से पाल रही है। दिन रात खेतों में काम करती है ताकि उसके बच्चे को किसी चीज की कमी। यह सुनते ही रघुवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यकीन होने लगा कि वह सचमुच सावित्री ही है। कुछ देर बाद वह उस घर के सामने पहुंचा जहां सावित्री रहती थी। उसी समय सावित्री आंगन में बैठी अपने बेटे दीप को पढ़ा रही थी। रघुवीर दूर खड़ा उसे देखता रह गया। इतने वर्षों बाद भी सावित्री के चेहरे की सादगी और अपनापन वैसा ही था। तभी दीप ने रघुवीर को देखा और बोला, आप कौन है और हमारे घर के पास क्या कर रहे हैं? क्या आपको हमसे कुछ काम है? पता नहीं क्यों आपको देखकर मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको पहले से जानता हूं, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। कुछ नहीं बेटा, मैं तो एक मुसाफिर हूँ। रास्ते से गुजर रहा था तो बीच में तुम्हारा घर पड़ गया। चलते चलते मुझे बहुत प्यास लग गई है, इसलिए सोचा कि यहाँ रुककर थोड़ा पानी मांग लूं। अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दोगे? तभी सावित्री की नजर दरवाजे पर खड़े रघुवीर पर पड़ी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। इतने वर्षों की यादें एक साथ उनके सामने आ गईं। सावित्री के हाथ से किताब नीचे गिर गई।
रघुवीर ने धीमे स्वर में कहा। सावित्री। सावित्री कुछ नहीं बोली। गौरी भी बाहर आ गई। उसने माहौल को समझते हुए कहा, लगता है तुम्हें किसी जरूरी बात के लिए यहाँ आना पड़ा है। रघुवीर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माँ जी, मैं अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारने आया हूँ। फिर उसने सावित्री की तरफ देखा और बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया था। सावित्री शांत स्वर में बोली, अब उन बातों को याद करके क्या फायदा। रघुवीर ने कहा, फायदा शायद कुछ नहीं, लेकिन मैं अपनी गलती का बोझ और नहीं उठा पा रहा हूं। सावित्री ने कहा, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। रघुवीर बोला, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुमसे माफी मांग सकता हूं। इतने में दीप ने पूछा, माँ, ये कौन है? सावित्री चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। रघुवीर ने धीरे से कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूं। यह सुनकर दीप हैरान रह गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। सावित्री ने धीरे से सिर हिलाया। अब दीप समझ गया कि सामने खड़ा व्यक्ति सच कह रहा है। रघुवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बचपन के इतने साल तुम्हारे साथ नहीं रह पाया। दीप कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आपने मेरी माँ को इतना दुख दिया था तो मैं आपको जल्दी माफ नहीं कर सकता। रघुवीर ने सिर झुका लिया और कहा, तुम्हारा नाराज होना बिल्कुल सही है। मैं जानता हूं बेटा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और शायद मेरी उस गलती की वजह से तुम्हारी माँ को बहुत दुख और तकलीफें सहनी पड़ी। लेकिन आज मैं अपनी गलती सुधारने आया हूं। कुछ दिन रघुवीर उसी गांव में रुका। उसने देखा कि सावित्री ने कितनी कठिन परिस्थितियों में अपने बेटे को पाला था। उसने देखा कि गांव के लोग सावित्री का कितना सम्मान करते हैं। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असली महानता धन दौलत में नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार में होती है। एक शाम रघुवीर ने सावित्री से कहा, आज मुझे तुम्हारी उस बात का मतलब समझ में आ गया है जब तुमने मुझे नमक जैसा कहा था। सावित्री ने उसकी तरफ देखा। रघुवीर बोला, नमक सस्ता जरूर होता है, लेकिन उसके बिना भोजन का स्वाद नहीं रहता। ठीक वैसे ही तुम्हारे बिना मेरा जीवन सूना हो गया था। यह सुनकर सावित्री की आंखें नम हो गईं। कई दिनों तक सोचने के बाद सावित्री ने रघुवीर को एक मौका देने का फैसला किया। उसने कहा, मैं तुम्हें इसलिए माफ कर रही हूं क्योंकि मेरे बेटे को उसके पिता का प्यार मिलना चाहिए। रघुवीर ने भावुक होकर कहा, मैं वादा करता हूं कि अब कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। और अब तक मेरी वजह से तुम्हें जितनी भी परेशानियां हुई हैं, उन सब के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी और उसका पछतावा मुझे हर दिन होता रहा है। मैंने गुस्से और अहंकार में ऐसे फैसले लिए जिनसे अपने ही परिवार को दुख पहुंचा दिया। कुछ समय बाद सावित्री, दीप और रघुवीर वापस अपने गांव लौट आए। इस बार रघुवीर पहले जैसा घमंडी आदमी नहीं रहा था। वह नौकरों से सम्मान से बात करता, उनकी मदद करता और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता। गांव वाले उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। एक दिन वही पुराना नौकर उसके पास आया और बोला, मालिक, अब आप सचमुच बदल गए हैं। रघुवीर मुस्कुराकर बोला, यह बदलाव मुझे मेरी पत्नी और मेरे बेटे ने सिखाया है। सावित्री यह सुनकर मुस्कुरा दी। अब उनके घर में पहले से कहीं अधिक सुख, शांति और अपनापन था। रघुवीर ने आखिरकार समझ लिया था कि सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि दूसरों को सम्मान देने से मिलता है। आज मैंने पहली बार देखा कि आपने नौकरों से इतनी अच्छी तरह बात की। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि पहले आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे और किसी की बात ध्यान से नहीं सुनते थे। लेकिन आज आपके व्यवहार में बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है। आप सबसे प्यार और सम्मान से बात कर रहे हैं और उनकी परेशानियों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि चाहे कोई भी हो, हमें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। इंसान की पहचान उसकी दौलत या हैसियत से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। अगर हम लोगों से प्यार और सम्मान से पेश आएं, तो बदले में हमें भी वही सम्मान मिलता है। पहले मैं ये बात नहीं समझता था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार किसी का भी दिल जीत सकते हैं।
मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस घर में हमारा बच्चा भी है जो पूरे घर में खेलता फिरता रहता है। उसकी हंसी और शरारतों से घर में हर समय रौनक बनी रहती है। जब मैं उसे दौड़ते, हंसते और खिलखिलाते हुए देखती हूँ तो मेरा मन खुशी से भर जाता है और अब हमारा परिवार सचमुच पूरा। माँ, कितना बड़ा घर है। क्या सच में ये घर हमारा है? मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। जब से हम यहाँ आए हैं, मैं बस चारों तरफ देखे जा रहा हूँ। इतने बड़े बड़े कमरे, इतना सुंदर